कविता एक बीज है जो आपके मन की धरती पे अनायास ही कब जैसे प्रस्फुटित हो जाता है। कवि एक शब्द के लिए छटपटाता है, झुके कारे करारे शरारे नयन, जैसे सागर में दो तैरती मछलियां, प्यासे प्यासे मेरे मछुआरे नयन। ये प्राथमिक योग्यता है इस पाठशाला से। ये तो प्राइमरी एजुकेशन है। हम इस चैनल के माध्यम से मेवाड़ी लोगों की बात करते हैं ताकि हमारी जो मेवाड़ियों की आवाज़ है पूरी देश दुनिया तक पहुंचती रहे। हम इसी श्रृंखला को हम एक और स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आज हमारे साथ में एक अजीम शख्सियत जुड़ी हुई है जिनका ओहदा और जिनका काम इतना सा है कि वो कविता के माध्यम से पूरे जनमानस को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं और हमारे इस चैनल के एक प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो मैं आज आपको उन अजीम शख्सियत से मिलवाऊंगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा उनका परिचय दे दूं कि जो हमारे साथ में कवि अजात शत्रु साहब जुड़े हुए हैं और उनका हम आज उनकी कविताओं को लेकर और उनके जीवन को लेकर हम इनके कविता मर्म को लेकर कुछ टटोलने की कोशिश करेंगे। और अभी हम अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में घूमने का आनंद ले रहे हैं और हमने इस चीज़ को इसलिए चुना कि एक कविता और एक कवि के लिए नैसर्गिक सौंदर्य जो होता है उससे खूबसूरत चीज़ कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपने जो हमें समय दिया उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। मेरे प्रश्न का पहला जो है वो आपसे पूछूं वो यही है। हम प्रकृति के बीच में बैठे हुए हैं और एक कवि है, उनके लिए एक प्रकृति से अच्छा कोई दूसरा चीज़ होती नहीं है। इस माहौल को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से आज की हम शुरुआत करते हैं। प्रकृति जो कुछ देती है वो यूँ तो सबको देती है, लेकिन कवि के लिए प्रकृति एक उपहार है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बादल, ये पर्वत श्रृंखला, ये गगन चुंबती अट्टालिकाओं जैसी ये चोटियाँ और इसके बीच में इस छटा में अगर आपके भीतर का कवि जाग जाता है तो वो आत्मा को लयाकार करता है। आपके मन की आवाज़ जैसे होता है एक तार से दूसरा तार जुड़ता चला जाता है और बात से बात निकलती है और सबको लगता है, पूरी देश दुनिया को लगता है, सुनने वालों को लगता है हमारे मन की आवाज कह दी। तुलसी ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो किसी को पता नहीं था कि ये रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध हो जाएगी कि जन जन के कंठहार बनेगी। किंतु दुनिया ये नहीं जानती कि तुलसी को तुलसी बनाने वाले मेघा भगत थे, उनके गुरु। अच्छा। तो मेघा भगत ने तुलसी से यह कहा कि अगर तुम्हें अमर बनना है तो उसके लिए कोई ऐसे काव्य की रचना करनी होगी जो काव्य तुम्हें सबका अपना बना ले। तो अपने भीतर भक्ति का भाव जगाओ। प्रकृति आपके भीतर भक्ति का भाव जगाती है। मैं कई बार जब देखता हूँ इन पेड़ पौधों से सबसे मिलता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये शांत चित्त में कोई तपस्वी है जो तपस्या कर रहा है। ये पेड़ पौधे वनस्पति औषधियाँ बिखरी हुई है यहाँ पे। आज हम जिस दौड़ में चल रहे हैं सुनील सर, वो दौड़ जो है वो आधुनिकता की दौड़ है, प्रगति की दौड़ है, विकास की दौड़ है। लेकिन इस विकास की दौड़ में कोरोना नामक एक महामारी ने हमें ये बता दिया कि आप अगर प्रकृति के साथ में रहेंगे तो अपनी आयु को, अपनी उम्र को बढ़ाएंगे और इसकी रक्षा करते हुए खुद की रक्षा करेंगे। अब हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि जहाँ पे एक बहुत बड़ी आंधी तूफान से हम गुजरे हैं। अब हमको कम से कम हर बीमारी या महामारी आपको एक चेतावनी देती है और चेतावनी यह है कि प्रकृति के साथ रहिए, कोई भी बीमारी आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल सर, अभी हम जिस गांव में खड़े हैं धार के आसपास क्षेत्र में, तो कोरोना में भी यहाँ ग्रामीण बता रहे थे कि कोरोना में सबसे कम प्रभाव यहाँ देखा गया। तो कोरोना से मुझे एक बात याद आती है कि कोरोना में सबसे ज़्यादा जो दंश है कवि सम्मेलनों पे पड़ा है, क्योंकि भीड़ जुटाना और बड़ी गैदरिंग इकट्ठा करना तो ये सब बिल्कुल मना थे। तो इसका प्रभाव कवि सम्मेलनों पर कैसे पड़ा और किस तरह से
कवियों को इससे मेरी जूझना पड़ना। ऐसी दुखती हुई रग पे तुमने हाथ रख दिया कि मुझे बैठना पड़ेगा। अच्छा। तो दरअसल कवि सम्मेलनों की दुनिया बड़ी तब्दील हुई। हमने ऐसा नहीं है, हम देश दुनिया तक भी पहुंचे बिना पासपोर्ट और वीजा के। हमने ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूएसए की यात्रा की, ऑनलाइन कवि सम्मेलन हमने पढ़े। लेकिन असली आनंद जो तालियों का कर्ण स्वर कानों तक पहुंचता है, जो तालियों का स्वर, वो कवि के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उससे बड़ा कोई दूसरा इनाम नहीं है। हमारा पारिश्रमिक है, जनता की तालियां बजती है। बाकी ठीक है, मानदेय जो मिलता था वो। कवि सम्मेलन अब आने वाले समय में और बेहतर होने वाले हैं, थोड़े अनुशासित होंगे, कम श्रोताओं के होंगे। 1-2 साल तक हमको एक निश्चित श्रोता मिलेंगे, किंतु इसके बाद बहारें फिर से आएगी, जैसे ये आ रही है बहार। और इसी तरह से बादल आएंगे, बरसेंगे और वादियां फिर से हरी भरी होगी। बिल्कुल सर, अभी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अजातशत्रु के जो खुद का जीवन है वो कैसा है। कोरोना ने कम से कम ये तो मुझे सिखाई दिया कि एक अदद नौकरी आदमी के पास होनी चाहिए। और पहले मैं कवि था, तब भी मैं सर्विस में था, राजस्थान शिक्षा विभाग में। लेकिन अब जो मैं हूँ तो मुझे लगता है कि इस नौकरी ने मुझे आर्थिक सुरक्षा दी, जरूरतों जो जरूरी था। कवि सम्मेलन नहीं थे और देश दुनिया रुकी हुई थी, तब भी हम अपना काम कर रहे थे, तो वो रहा। लेकिन जो संतुष्टि है वो तो कवि सम्मेलनों से ही मिलती है। और वो कवि सम्मेलन, वो भीड़, वो अभी उपलब्ध नहीं है। आयोजक भी सोचते हैं कि ऑनलाइन आ जाइए आप, थोड़ा बहुत दे देंगे पेमेंट वगैरह। वरना जब भीड़ होती थी तो हम भी उन लाला सेठों से, जिनसे भी बातचीत होती थी, क्लबों वालों से, तो बात करते थे पैसों की भावताव। भाई इसको आप ऐसे कह लें कि देखिए, कविता अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। सरस्वती है, वो तो देवी उपहार है, शरीर का पारिश्रमिक कह सकते हैं। किंतु भाई जब आप कहीं जा रहे हैं तो यात्रा का कष्ट जो है वो पारिश्रमिक के रूप में तय होता है। तब हम भी कह देते हैं, पैसों के दास तुम हो, पैसों के दास हम हैं, न तुलसीदास तुम हो, न तुलसीदास हम हैं। तो अभी तक बहुत कुछ सीखने की प्रक्रिया जारी है। और मैं तो कम से कम खुद को अगर मैं आकलन करूं तो मैं कविता की पाठशाला का एक अदना सा विद्यार्थी हूं, सीख रहा हूं। और सीखने की ये सतत प्रक्रिया, जिस दिन मैं सीखना खत्म कर दूंगा उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। साहिर लुधियानवी कह के गए थे, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर लिखने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो कल अजातशत्रु के अजातशत्रु से लाख दर्जा अच्छे कवि और आएंगे। बिल्कुल। आप जब तक जिंदगी जीते हैं, अपनी कौन सी पहचान छोड़ के जा रहे हैं? कोशिश कीजिए कि जितना बेस्ट, जितना बेहतर है वो दिया जाए। यज्ञ में एक आहुति, मेरी अपनी चेतना से निकला हुआ एक वाक्य है। मैंने तो क्या कहा, ऊपर से उतरी हुई चीजें। मिठाई को प्रसाद बनने के लिए मंदिर तक जाना पड़ता है। आप उस योग्य है या नहीं है? कुपात्र को नहीं मिलती है चीजें, जो पात्र है उस तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल। एक कवि के सामने एंकरिंग करना बहुत डिफिकल्ट काम है और मेरे जीवन का सबसे मतलब दुखदायी काम कर रहा हूँ मैं कि मतलब एक एंकर, मतलब मैं पहली बार मुझे ये लग रहा है कि सर एंकर हैं और मैं एक सुनने वाला दर्शक हूँ। खैर, कवि सम्मेलन में ऐसे होता है, लाखों की भीड़ होती है और उसमें आप चाहे कितने भी बड़े हैं तो आपको एक नीचे ही बैठना पड़ता है। और एक कवि का जो होदा होता है वो ऊपर बैठता है, सरस्वती के चरणों में बैठ के वो कविता पाठ करता है। कविता का जन्म कहाँ से होता है और कविता कवि के मन में ये कब आता है कि मुझे इस विषय पर कविता लिखनी चाहिए? यूँ तो पाठ्यक्रम में हमने पढ़ा, आह से निकला होगा गान, वियोगी होगा पहला कवि। किंतु कविता अपने अनुभव से भीतर ही पकती है, बनती रहती है। कविता एक बीज की तरह है, जैसे एक छोटा सा बीज में पूरा पेड़ रहता है। पेड़ के जंगल, हरे भरे जंगल, जंगल में लकड़ी, लकड़ी में आग, आग में विनाश, विनाश यानी विस्तार। बात बिल्कुल साफ है। एक छोटे से बीज में आदि और अंत दोनों निहित है। छोटा सा बीज बहुत बड़ी चीज है और कविता एक बीज है जो आपके मन की धरती पे अनायास ही कब कैसे प्रस्फुटित हो जाता है, आपको खुद भी उसका पता नहीं रहता। जैसे मैं अध्यापक हूँ,
तो मैंने अध्यापक के लिए एक कविता लिखी थी किसी जमाने में, वो आज उदयपुर के बड़े पुस्तकालय में रखी हुई है कि अध्यापक अपने युग का किसान होता है। अध्यापक अपने युग का किसान होता है जो कलम के हल से कागज की जमीन पर शब्दों की फसल उगाता है, और एक मेहनती किसान के पसीने से सींचे अर्थवान शब्दों की फसल जब लहलहाती है तो राष्ट्र का मस्तक हिमालय से ऊंचा उठकर आसमान को चुम्बन देता है। तो आप जिस भी विषय का चयन करें उसकी शब्दावली उसके अनुकूल हो और वो परिवेश ऐसा हो कि सुनने वाले को लगे कि नहीं, ईमानदारी से शब्द में अर्थ की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो शब्द के भीतर अर्थ की प्राण प्रतिष्ठा कवि ही करता है, लेखक फिर भी नहीं कर पाता। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लेखकों का गद्य का अपनी एक दुनिया है और बड़ी बड़ी विराट दुनिया है, उसमें अमृतलाल नागर है, मुंशी प्रेमचंद है, मैं जिनका प्रशंसक हूँ, है ना। किंतु कवि एक शब्द के लिए छटपटाता है, लेखक पर्यायवाची लिख देता है। वो गगन का आसमान कर देगा, कवि गगन का आसमान नहीं करेगा, वो गगन ही है। ये मूल कवि धर्म है, कम शब्दों में ज्यादा कहना, और ये सबसे बड़ी चीज है लेखन में। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि आपने जो अभी उदाहरण दिया है वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि मैं लेखन फील्ड से जुड़ा हूँ। लेखन में पूरी एक स्टोरी होती है, जबकि कविता में या काव्य में एक लाइन में ही पूरी कविता, पूरा कहानी निहित होती है। बिल्कुल है। लेखन के पास में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है, हमको कम शब्दों में ज़्यादा बात, तो कम शब्दों में ज़्यादा कहना ही तो कला है। और यही कला जो है कि आपने कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी। जैसे कि मैंने अपने एक गीत में कहीं लिखा कि झुके कारे करारे शरारे नयन, जैसे सागर में दो तैरती मछलियां, प्यासे प्यासे मेरे मछुआरे नयन। तो इसमें एक बिंब भी है, प्रतीक है, और उसके साथ साथ एक मैसेजिंग है। झुके कारे नायिका के जो नैन नक्श हैं, उसके ऊपर कवि ने सौंदर्य का वर्णन किया है। झुके कारे करारे शरारे नयन, जैसे सागर में दो तैरती मछलियां, प्यासे प्यासे मेरे मछुआरे नयन। और पहली पंक्ति इसमें आती है होली के प्रसंग को लेकर के, चूम लूं रंग से मैं तेरे गाल को। अब आपको इसमें कहीं वासना नहीं नजर आई। चूम लूं रंग से मैं तेरे गाल को, छू के देखूं जरा रेशमी बाल को, ये कलाई तेरी डाल कचनार की, खिले कंचन कमल से कुंवारे नयन, झुके कारे करारे शरारे। तो आपको एक फ्रेम, हर कविता की अपनी एक फ्रेम होती है। और मैं तो कई बार ये कहता हूँ सुनील कि कविता लिखी नहीं जाती है, उतरती, वो अनवरत उतरती है भीतर। और जो उतरती है तो आप इतना कीजिए कि वो जिस स्थिति में उतर रही है उसको उतरने दीजिए। अपनी तरफ से बनावटी बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों का फ्रेमिंग वो सब मत कीजिए। आपके पास सिर्फ छटपटाहट चाहिए, उसकी नैसर्गिकता। बेचैनी बहुत जरूरी है, बिना बेचैनी बिना छटपटाहट के तो कविता हो ही नहीं सकती है। तड़प होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। अगर आपने इश्क नहीं किया है तो आप कविता नहीं लिख सकते, अगर आपने प्रेम नहीं किया है तो आप कवि नहीं हो सकते। सर, आपकी किशोरावस्था में ये जो प्रेम का झुकाव आपने बताया, वो किस तरफ था, जो अमूमन हमारे जैसे वो उस तरफ ही था जिस तरफ तुम्हारा था। मतलब देखो, मैं यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। हमारे बड़े महाकवि, हमारे गुरुजी पद्मश्री गोपाल दास जी नीरज, जो कहते हैं कि अश्क है वो किन्हीं फूलों की नजर पूर्णम का, अश्क है वो किन्हीं फूलों की नजर पूर्णम का, या तरन्नुम है वो अंगनाई किसी सरगम का, आंख से देखा करो बस हाथ से उसको न छुओ, रूप क्या ढुलका हुआ कतरा है एक शबनम का। तो जो सुंदरता है, उस सुंदरता को निहार के देख के अगर आपके अंदर की वीणा के तार झंकृत हो जाते हैं, उसमें से कोई राग निकलता है, उसमें से कोई ध्वनि ऐसी होती है जो आपको तरंगित कर देती है, और आपका पोर पोर
गीत गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, या फिर आप दर्द में रो रहे हैं। आपने इश्क नहीं किया है तो आप कवि नहीं हो सकते, आपने प्यार नहीं किया है, अगर आप रोए नहीं रात रात भर किसी की याद में, तब भी आप कवि नहीं हो। अगर आपने बिस्तर पे रात रात भर करवटें नहीं बदली, ये योग्यता जरूरी है। ये प्राथमिक योग्यता है। इस पाठशाला से ये तो प्राइमरी एजुकेशन है, इसके बाद की क्लासेस शुरू होती है। तो हालांकि मैं जब जैसा सा कह रहा हूँ वैसा वैसा तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो मेरा ही चरित्र चित्रण किया जा रहा है, तो तुम उसके आसपास हो। सर मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं सारी योग्यताओं को पार करते हुए फिर भी मैं आज लेखन क्यों हूँ, कवि क्यों नहीं बना। इसलिए नहीं बने तुम कवि क्योंकि तुम भले आदमी हो। थोड़ी तरह हमारी तरह दुष्ट हो जाते तो कवि हो जाते तुमको जिसे कहते हैं ना, शब्दों के साथ भी एक छल कपट होता है, और उसमें से, उस छल कपट में से, चालाकियों में से, देखिए प्रसिद्ध आदमी सदैव चालाक हो। प्रसिद्धि जो है वो चालाकी का पहला प्रमाण पत्र है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं तो तय है कि आप कहीं न कहीं बहुत ज्यादा चालाक भी हैं। हम थोड़े कम चालाक हैं इसलिए थोड़े कम प्रसिद्ध हैं, हमसे बड़े चालाक थोड़े बड़े वाले प्रसिद्ध हैं। तो ये अलग चीज है। प्रसिद्धि ईश्वरीय वरदान भी है, वो सबको भी नहीं मिलती, किंतु कविता निर्मल मन पे दस्तक देती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ठीक तुलसी ने जो ये लिखा है ना, ये ऐसे ही नहीं लिखा है। कविता वहीं पे प्रवेश करेगी जहाँ पे निर्मल मन है, भोला मन है, और समस्त चालाकियों को समझते हुए उससे दूर रहना। जैसे मछली है वो पानी में है, लेकिन तय है कि हो सकता है वो मछली पानी में प्यासी हो, तो पानी में रह के प्यासा होना ही कविता है। गुरु नानक जी ने लिखा कि पानी में मीन प्यासी। डेफिनेट। तो आप संसार सागर में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए आप वियोगी रहें। सर आपके नाम से याद आया कि कवि अजात शत्रु। मुझे याद है कि अटल बिहारी जी वाजपेयी, जिनको हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर जानते हैं, और उनका जब देवलोक गमन हुआ तो आप स्टूडियो में विराजमान थे, और कवि अजात शत्रु को अजात शत्रु पर बोलने का एक वक्तव्य मिला, एक अवसर मिला, उसके बारे में। वो प्रसंग बड़ा रोचक रहा, और अटल जी को मुखाग्नि दी जा रही थी, और इधर मैं जी न्यूज़ के दफ्तर में था, और मैं वहाँ पे लाइव कविताएं सुना रहा था जो हमने अटल जी पे लिखी थी। और संयोग से उस दिन पता नहीं ऐसा एक योग बना कि अटल जी के नाम के आगे भी अजात शत्रु संबोधन था। अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, और नीचे वो टैग लाइन चल रही थी, कवि अजात शत्रु आपके बीच कविता पाठ कर रहे हैं। वो जो चल रहा था बड़ा एक रोमांचक प्रसंग भी था, दुख भी था। अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व, उनका विदा होना, और उस पर मैं कविताएं सुना रहा हूँ उनके कृतित्व पे, उनके व्यक्तित्व पे, उनके राजनीतिक जीवन पे। वो बड़ा अच्छा प्रसंग था। आपके जीवन में कितने कवि सम्मेलन हुए हैं, और ऐसा कवि सम्मेलन जो आपको ताउम्र याद रहेगा? वैसे तो आप बहुत सारे कवि सम्मेलन करते रहेंगे और बहुत सारे यादगार जो हैं वो जुड़ते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा कवि सम्मेलन आप बताएं जिसकी स्मृतियाँ आपके जहन में अमिट है। अच्छा, कई सारे, किसी एक का चयन करना बड़ा मुश्किल होता है। कई लंबी यादें हैं, कई एयरपोर्ट जहाँ पे लोग लेने आते हैं, आयोजक लेने आते हैं। सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन ये मुझे इस सवाल की उम्मीद इस समय नहीं थी। कितने कवि सम्मेलन एक साथ पहुँच गए कि उसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। एक कवि सम्मेलन मुझे याद आ गया। हम यहाँ बैठे हैं, झरना है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी चट्टानें हैं, तो हम प्रकृति की गोद में इस समय बैठे हुए हैं। एक कवि सम्मेलन था यही कि मावली के आसपास रेल मंगरा में, तो रेल मंगरा का कवि सम्मेलन था, और उस दिन रिमझिम बारिश आ गई। मंच पे सारे कवि बैठे हुए थे, सामने ऑडियंस बैठी हुई थी। अचानक आयोजकों ने भी स्फूर्ति रखते हुए तुरंत ही छातों की व्यवस्था करवा दी, हर कवि को एक छाता दे दिया, और सामने भी ऑडियंस में कुछ छाते खुल गए, अहाते में कुछ लोग छप्पर वप्पर के नीचे, दुकानों के शेड के नीचे हैं, वहाँ बैठ गए। और माइक ऊपर से पानी वानी इतना नहीं गिरा था, तो ऊपर बड़ा शेड था मंच के ऊपर, तो हम कवियों ने हाथ में छाता लेकर
मैं अपनी बात करूँ, मैंने छाता लेकर कविता पाठ की और वो जहन में आज भी है कि मैं छाता, एक हाथ में छाता है, सामने माइक है और मैं कविताएं सुना रहा हूँ और सामने बिल्कुल दालान साफ है, कोई बैठा हुआ नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। पीछे की तरफ पब्लिक बैठी हुई है और वो पब्लिक से मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तालियां अगर मुझ तक आ जाएगी तो ये बरसने वाली बरसात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और तुम यकीन मानना, मैंने लगभग 30-35 मिनट कविता पाठ किया उस जादुई तिलिस्म में, छाता हाथ में और मैं कविताएं सुना रहा हूँ और लोग बाकायदा सुन रहे हैं और न केवल सुन रहे हैं, उनकी तालियां, उनकी दाद और उन्होंने जो 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 प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं वो मेरे तक पहुंच रही है। ये शब्द का जाना, आप देखो करोड़ों रुपए में बनने वाली एक फिल्म जो होती है वो पिट जाती है, 3 महीने बाद में लोग उसके गाने तक भूल जाते हैं। और ऐसा क्या होता है कि अजातशत्रु 9 साल के बाद में झालोर कवि सम्मेलन में पहुंचते हैं, झालोर उत्सव में, फिर एक श्रोता जो होता है वो कहता है कि आपको गांव वाली कविता सुनाना, टूटा फूटा गामड़ारी मुड़ी मुड़ी गलियां। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे जानते हो, मैं तो 9 साल बाद आ रहा हूँ। तो बोले मैं 9 साल पहले आपको सुनने आया था। ये शब्द की सबसे बड़ी शक्ति है कि 9 साल पहले जिस श्रोता ने मुझे सुना था वो झालोर के उस कवि सम्मेलन में मुझसे डिमांड करता है कि आप वही वाली कविता सुनाना जो पिछली बार आपने सुनाई। ये ताकत, ये शब्द की ताकत है, ये कविता की ताकत है। और यही वह ताकत है कि जब कवि लिख देता है एक पंक्ति में, बड़े बड़े आंदोलन एक तरफ रह जाते हैं। कवि लिख देता है सिंहासन खाली करो कि जनता, गठबंधन की राजनीति है, ठगबंधन की राजनीति है, तेल कहीं का दिया कहीं की बाती है, ऐसे कोई जोत जलाई जाती है, जैसा दिनकर ने गाया कलम फिर गाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता। अक्सर ये देखा गया है कि कवि जो होता है उन पर एक मार्को होता है, एक कवि के एक पैरामीटर्स होते हैं कि वो श्रृंगार रस पर कविता करेगा, प्रकृति के सौंदर्य पर कविता करेगा, श्रृंगार रस पर करेगा, शौर्य पर करेगा, करुण पे करेगा, हास्य पे करेगा, डेफिनेटली। हाँ, लेकिन आपकी जो कविता है मैंने जहाँ तक सुनी है उसमें हास्य भी होता है। जब आप गाँव में जाते हो तो ग्रामीण परिवेश भी होता है। जब आप मेवाड़ की धरती पर कुछ पुकारते हैं, साथ में कोई बड़ा कवि हो, तो आप शौर्य से भी भर जाते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? ये मेरे गुरुजी पंडित विश्वेश्वर शर्मा, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो न जाने, किंतु जो पुराने कवि सम्मेलन के श्रोता हैं उन्हें पता होगा कि घाट घाट घूमते मछेरे, रहनारी मीन जरा गहरे, भटियानी चौटा में जो रहते थे उदयपुर में हमारे, उन्होंने मनोज कुमार की फिल्म सन्यासी में गीत लिखा, चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ मिलाएंगे, साथ साथ मिल गाएंगे। आज हम इस मंदिर परिसर में हैं तो अनायास ही वो गीत भी उतर गया, चल सन्यासी मंदिर में। अभी हमने अंदर बाबा जी के दर्शन किए, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ मिलाएंगे, साथ साथ मिल गाएंगे, है ना। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था मेरे गुरुजी ने कि बेटा कविता हृदय के उन्मेष से पैदा होती है और हृदय का उन्मेष जो है वो कभी अगर प्रेम में डूबा हुआ है तो श्रृंगार भी लिखेगा। क्या श्रृंगार लिखने वाले कवियों ने वीर रस की कविताएं नहीं लिखी है? जब देश की व्यवस्था की विसंगतियों की, जब सैनिकों की, जब युद्ध की बात होती है, युद्धराग लिखा जाता है। ठीक उसी तरह से अगर वो भावनात्मक परिवेश में है तो वहां कहीं वो ऐसी कालजयी रचना लिख देता है। तो करुणा, हास्य, श्रृंगार, ये सब मन के भाव है और मन के भावों से ही कविता की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता, मैं इससे इनकार नहीं करता कि कोई वीर रस का है तो वीर रस न लिखे या कोई श्रृंगार रस का है तो, लेकिन उन्होंने भी, वीर रस के कवियों ने भी हास्य की कविताएं, प्रेम की कविताएं लिखी हुई है और प्रेम के कवियों ने भी जब जब युद्ध छिड़ा है तब तब देश राग गाया है। और मैं आपसे एक प्रकृति से जुड़ा हुआ ही एक सवाल जानना चाहता हूँ। मेरे मन में जो एक प्रश्न आता है कि कवि जो है कविता कवि सम्मेलनों के मंच पर पढ़ता है, उनमें और किताबों में लिखी हुई कविताओं में, उनमें क्या भेद होता है और वो कैसे पनपती है? कविताओं की प्रकृति पे देखिए, जो पाठ्यपुस्तक की कविताएं जो होती है वो हमारा बड़ा घराना है, जिसमें हम निराला, बच्चन, महादेवी वर्मा इनको पढ़ते हैं, इनको पढ़ के हमने बहुत कुछ सीखा है। किंतु जो कवि सम्मेलन की कविता है
वो सरल है, सहज है, आम जनता के लिए है। उसका परिवार बड़ा है। उसमें आखिरी पंक्ति तक बैठा हुआ व्यक्ति जो है भीड़ में, चाहे वो साहित्य की समझ नहीं रखता है, किंतु वो कवि की बात तक पहुंच जाएगा। और कवि उस तक अगर कवि उस तक पहुंच गया तो इसका मतलब वो कवि सफल हो गया। तो पाठ्यपुस्तक की कविताएं मेरे साथ में ये एक सुयोग रहा कि मैंने वो कविताएं भी लिखी। आधी कटोरी चांदनी आई मेरी पुस्तक, पहली पुस्तक, उसके बाद में चुनावी गोरख धंधा, उसके बाद में जिस नदी का समंदर नहीं, और अभी अभी जो आखिर पुल आई है। तो कहने का अर्थ ये है कि 4-5 किताबों से गुजरते हुए मैंने ये महसूस किया कि वहाँ शब्द का संसार बड़ा है, यहाँ भाव का संसार बड़ा है। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं कवि सम्मेलन की कविताओं में, वो आपको चमत्कृत करते हैं, वो चमकीले शब्द होते हैं, वो तुरंत श्रोता तक पहुंचते हैं। और उसका उद्देश्य ये होता है कवि का कि बात पहुंची और उधर से ताली की आमद हुई, यानी कि मैंने कुछ कह दिया। और उधर से जैसे माणिक जी ने कहा ना कि हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी। अब उन्होंने ये व्यवस्था की विसंगति पे कहा, राजनेताओं पे कहा, देश की राजनीतिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पे उन्होंने कहा, लेकिन बात ऐसी मार्के की कही कि लोगों ने उसको पसंद किया। हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी, फिर भी इतने क्लेश तुम्हारी ऐसी तैसी, बंदर तक हैरान तुम्हारी उछल कूद पे, किसके हो अवशेष तुम्हारी ऐसी तैसी। तो ये जो फ्रेमिंग है ना, ये फ्रेमिंग आम आदमी की भाषा है। ये कोई साहित्यिक, कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जो ऊपर से निकल जाए, है ना। तो सहजता से, सरलता से लिखना भी कठिन काम है। तो ठीक वो उसमें आपकी लयात्मकता हो जाए। अक्सर ये देखा गया है कि कवि जो होता है उन पर एक मार्को होता है, एक कवि के एक पैरामीटर्स होते हैं कि वो श्रृंगार रस पर कविता करेगा, प्रकृति के सौंदर्य पर कविता करेगा, श्रृंगार रस पर करेगा, शौर्य पर करेगा, करुण पे करेगा, हास्य पे करेगा, डेफिनेटली। हाँ, लेकिन आपकी जो कविता है मैंने जहाँ तक सुनी है उसमें हास्य भी होता है। जब आप गाँव में जाते हो तो ग्रामीण परिवेश भी होता है। जब आप मेवाड़ की धरती पर कुछ पुकारते हैं, साथ में कोई बड़ा कवि हो, तो आप शौर्य से भी भर जाते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? ये मेरे गुरुजी पंडित विश्वेश्वर शर्मा, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो न जाने, किंतु जो पुराने कवि सम्मेलन के श्रोता हैं उन्हें पता होगा कि घाट घाट घूमते मछेरे, रहनारी मीन जरा गहरे, भटियानी चौटा में जो रहते थे उदयपुर में हमारे। उन्होंने मनोज कुमार की फिल्म सन्यासी में गीत लिखा, चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ मिलाएंगे, साथ साथ मिल गाएंगे। आज हम इस मंदिर परिसर में हैं तो अनायास ही वो गीत भी उतर गया, चल सन्यासी मंदिर में। अभी हमने अंदर बाबा जी के दर्शन किए, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ मिलाएंगे, साथ साथ मिलाएंगे, है ना। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था मेरे गुरुजी ने कि बेटा कविता हृदय के उन्मेष से पैदा होती है, और हृदय का उन्मेष जो है वो कभी अगर प्रेम में डूबा हुआ है तो श्रृंगार भी लिखेगा। क्या श्रृंगार लिखने वाले कवियों ने वीर रस की कविताएं नहीं लिखी है? जब देश की व्यवस्था की विसंगतियों की, जब सैनिकों की, जब युद्ध की बात होती है, युद्धराग लिखा जाता है। ठीक उसी तरह से अगर वो भावनात्मक परिवेश में है तो वहां कहीं वो ऐसी कालजयी रचना लिख देता है। तो करुणा, हास्य, श्रृंगार, ये सब मन के भाव है, और मन के भावों से ही कविता की उत्पत्ति होती है। वीर रस के कवियों ने भी हास्य की कविताएं, प्रेम की कविताएं लिखी हुई है, और प्रेम के कवियों ने भी जब जब युद्ध छिड़ा है तब तब देश राग गाया है। तो कवि इस बंधन से, देखिए बंधन का नाम तो कवि है ही नहीं। अगर मैं थोड़ा सा और क्रूर होके असंवैधानिक बात करूं तो मैं यहां तक कहूंगा कि कवि सर्वाधिक इस दुनिया का, इस सृष्टि का सर्वाधिक अनुशासनहीन प्राणी है। अनुशासनहीन है वो अनुशासन में नहीं बनेगा। अगर अनुशासन में बंध गया तो कौन सा कवि है? वो तो नियमों को तोड़ेगा। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले
शायर सिंह सपूत। तो हमारे बड़े कवि, पुराने कवि लिख के गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कवि अपना रास्ता खुद बनाता है। जैसे अभी हमने देखा झरने ने अपना रास्ता खुद बनाया, ये नदी जो यहाँ से निकल रही है वो अपना रास्ता खुद बना रही है। इसको किसी ने, कोई आर्किटेक्ट नहीं आया, कोई इंजीनियर नहीं आया, और इसने अपना रास्ता खुद ब खुद बना दिया। और इसका जो अनगढ़ सौंदर्य है, इस अनगढ़ सौंदर्य से जो चीज निकल के आई है ना, वही प्रकृति का शाश्वत स्वरूप है। तो अगर आप ये सोच के बैठे कि आज शाम को 5 कविताएं लिख दूंगा, लाओ 10 पन्ने, तो 10 पन्ने लेकर के, कलम दवात लेकर के बैठे आप, आज तो 5 कविताएं लिखनी ही लिखनी है, तो वो राइटर नहीं है, वो टाइप राइटर है। तो टाइप राइटर में और राइटर में एक अंतर है। कविता अंदर से जागे। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जब जब जैसे जैसे आप जिस कार्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वो कार्य वैसे वैसे होना शुरू होता है। इसलिए मैं नई पीढ़ी के कलमकारों से भी कहता हूं, युवा पीढ़ी के जितने कविता के रसिक श्रोता है, उनसे भी एक बात कहता हूं, शुभम, शुभ सोचो, आशावादी रहो, पॉजिटिव रहो। जीवन आपको कई तोहफे देने को तैयार है। आपको किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर के कोई दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई व्यसन करने की जरूरत है। जीवन अपने आप में इतना बड़ा नशा है, आप इसके अंदर डूब के तो देखो। एक छोटा सा प्रश्न मेवाड़ को लेकर ये आता है सर कि किसी कवि ने ये लिखा है कि आंगन राजस्थान की 2 बातियां दमदार, अलगोज यहाँ खेता बजे और रण खेता तलवार। एक कवि का मेवाड़ में जन्म लेना कितना, आप उसको कितना सौभाग्यशाली मानते हैं? सौभाग्य नहीं, वो अहोभाग्य है। अहोभाग्य। लेकिन वो कवि जो है, यहाँ तो हर जर्रे जर्रे में कविता है, तो उसके लिए कितना एक चुनौतीपूर्ण कार्य, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? गौरव चुनौतीपूर्ण नहीं है, वो गौरव में जो परंपरा हमें मिली। जैसे कि हम विश्व के सबसे सुंदर शहर में रहते हैं, उदयपुर सर्वाधिक सुंदर शहरों में एक है, तो ये हमारा सौभाग्य है। हम इसे बचाते कैसे हैं? वैसे ही जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर, जो इतिहास हमें मिला है, उस इतिहास को हम किन कंठों से कैसे गाएं? माँ सरस्वती कृपा करे कि हम उनको और अच्छे से कह पाएं। जैसे कि हमारे पंडित जी ने लिखा था, आज ओढ़ ले नई कसुमल ओढ़नी, रण जीत्या तो फिर मिलाला गोरड़ी। जैसे हमारे पंडित नरेंद्र मिश्र ने जब मेवाड़ पे लिखा, मेवाड़ राजवंश के बड़े कवि पंडित जी ने लिखा कि कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है, जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है। जिस कविता से आलोकित होती जन्मभूमि, उस कविता का संदेश अमर हो जाता है।